डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है। आजकल हम लोग NCERT के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग NCERT के क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे। चैप्टर का नाम है बीजगणित। बीजगणित चैप्टर है। आइए देखते हैं बीजगणित क्या है। बीजगणित ये जो है लेसन 11 है, 11 नंबर लेसन। बीजगणित चूँकि यहीं से शुरुआत होती है। आप में से कई लोग जो बीजगणित के बारे में पहले से परिचित नहीं हैं, तो वो यहीं से बीजगणित सीख सकेंगे। बीजगणित में होता क्या है कि ये कुछ बीजीय व्यंजक दरअसल क्या होता है, चर और अचर राशियों के बारे में आप सोचिए कि बीजगणित में कुछ राशियाँ होती हैं जिनको आप चर राशि और अचर राशि कह सकते हैं। चर राशि उन्हें कहते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, यानी कोई फिक्स मान नहीं होता है। जैसे आप जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं X, Y, Z, A, B, C, ये सबको चर राशियाँ कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये हर सवाल में अलग अलग वैल्यू लेकर के आते हैं। और जो अचर राशियाँ होती हैं, अचर का मतलब हुआ कि जो राशियाँ फिक्स होती हैं, वो कभी बदलती नहीं हैं। इसमें आप अपने नंबर्स को ले सकते हैं, डिजिट को ले सकते हैं। 3, 5, 8, 4, 7, 11, ये सारे नंबर्स जो होंगे, ये सबको हम अचर राशियाँ कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनका मान फिक्स है। 5 का मतलब 5 ही होता है, जहाँ भी लिखा रहे। तो इसका मतलब ये होता है कि अब हम इन चर और अचर राशियों को लेकर जब हम किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं, तब वो बीजगणित का हिस्सा हो जाता है। अब देखिए लेसन 11.2 एक्सरसाइज, 11.1 एक्सरसाइज है। ज़रा देखिए कि वहाँ पे कैसे बनाने की कोशिश किया गया कि हम इक्वेशन निर्माण कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 है। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। लिखा है तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात करिए, यानी नियम बना लिया जाए। जैसे लिखा है अक्षर टी के रूप में तीलियों का प्रतिरूप बनाना है आपको। जैसे अक्षर टी बनाना है आपको, एक तीली आप ऐसे कर दें, एक तीली ऐसे कर दें, तो 2 तीलियों से आपका टी बन जाएगा। अब हमको ढेर सारे टी बनाने हैं, तो कितने तीलियों की जरूरत पड़ेगी? आप कहोगे 2n। क्यों 2n? क्योंकि एक टी बनाने में 2 तीलियां लगती हैं। अब हमको मान लो n बार टी बनाना है, तो n बार 2 तीलियां लगेंगी, बस हो गया। ये आपका व्यक्त करने का एक तरीका हुआ कि भाई टी बनाएंगे तो एक तीली ऐसे रखेंगे, एक तीली ऐसे रखेंगे, 2 तीलियां मिल करके टी बना देंगी। अब हमको मान लो n तीलियां बनानी हो, n टी बनाना है, तो हमको n बार यह बात लिख देना चाहिए। तो 2 गुणा n बराबर 2n। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2n को, इसी को बीजीय व्यंजक कहेंगे, क्योंकि 2 जो है अब फिक्स रेशियो है, क्योंकि टी बनाने के लिए 2 ही चाहिए। अब n क्या है? n माने अभी हमको नहीं बताया गया कि कितनी बार टी बनाना है, इसलिए हमने n लिख दिया वहाँ पे। अब 10 बार बनाना, 20 बार बनाना, 1 लाख बार बनाना, चाहे जितना बार बनाना, n की जगह कोई लिख दो, तीलियों की संख्या अपने आप आ जाएगी। यही है बीजीय नियम, बीजीय व्यंजक के नियम। और यह नियम कितने काम के हैं आप जानते होंगे। बीजगणित को एडवांस मैथ कहा जाता है। एडवांस मैथ इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना आपको बनाना है ना। ऐसे ही बी में अगर हम देखें कि ए था, और बी में अगर हम देखें तो बी में कहा गया है कि जेड बनाना है आपको। जेड, देखो जेड बनाने के लिए आपको 3 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी, और 3 तीलियां आप बनाएंगे तो आपकी जरूरत कितना पड़ेगी? 3n। क्या मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। सी ऑप्शन देखें तो सी में कहा गया है यू बनाना है। देखो अगर यू बनाना है तो आपको ऐसे एक तीली, ऐसे एक तीली, ऐसे एक तीली रखना पड़ेगा, 3 तीलियां रखनी पड़ेंगी। इसका मतलब 3n तीलियों की जरूरत पड़ेगी। अब डी देखिए, डी में कहा गया है वी बनाना है। वी, तो एक तीली ऐसे लगेगी, एक तीली ऐसे लगेगी। माचिस की तीलियों से ये अक्षर बनाया जा रहा है, तो आप कह सकते हो ये देखो 2 है ना, तो यहाँ आप कहोगे 2n तीलियों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे अक्षर ई बनाना, देखो ई में ई बनाने के लिए कहा गया 1, 2, 3, 4 तीलियों की जरूरत पड़ेगी ई बनाने के लिए। तो आप क्या कहोगे? 4n। सही है।
ऐसे ही अक्षर एस बनाना है, एफ कंडीशन में एस बनाना। एस कैसे बनाओगे, ऐसे 2 3 4 5, देख रहे हो, यस बन गया। फिर से देखो, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली, यानी 5 तीलियों को अगर खर्च किया जाए तो हम एस बना सकते हैं और तब हम उसे कहेंगे 5n। और लास्ट में जी है जिसमें आर बनाना है। आर बनाने के लिए क्या करोगे, देखो 1 2 3 4 बन गए, फिर यहाँ 5 और 6, आर बन गया आपका, बना हुआ है। आप चित्र में देख सकते हो। आर बनाने के लिए देखो बनता तो ऐसे है आर, तो इसे कैसे करोगे, इसको ब्लॉक करने के लिए 4 तिलियाँ चाहिए और 1 तिली यहाँ इसके लिए और 1 तिली इसके लिए, तो 2 तिलियाँ आपको लग गई। आप इसको थोड़ा तिरछा कर दो, देखने में और देखने लगेगा। तो कुल कितनी तिलियाँ लगी, 4 तिली ये और 2 तिली ये, यानी कुल 6 तिलियों की जरूरत पड़ी, तो हम लिख देंगे 6n। और आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्या आपको मुश्किल लग रहा है? बहुत आसान तरीका है, इतने आसानी से हम लोग बीजगणित की शुरुआत सीख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें लिखा गया है हम अक्षर यल, सी और एफ के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 में दिए गए कुल अक्षरों से यही नियम प्राप्त होता है जो यल से प्राप्त होता है। तो ये अक्षर कौन कौन से हैं, ऐसा क्यों है? यल, अच्छा बताओ यल के लिए कितनी तिलियाँ लगेंगी? ऐसे 1 और 2, तो 2 तिलियाँ कहाँ कहाँ लगी हैं? आप अगर देखो तो 2 तिलियाँ यहाँ लगी हैं और यहाँ लगी हैं। इसका मतलब जैसे यल बनाने के लिए जितनी तिलियों की जरूरत पड़ेगी उसमें जैसे वी बनाना हो या टी बनाना हो, यानी ए विकल्प में आप देखोगे और डी विकल्प में देखोगे तो उसमें उतनी ही तिलियों की जरूरत पड़ती है जितना यल बनाने में लगती है, क्योंकि यल ऐसे बनेगा 2 तिलियों से। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है, फिर से सुन लीजिए, आपका उत्तर आ चुका है, फिर से एक बार सुन लीजिए क्या कहा गया। हम अक्षर यल, सी और एफ के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 में दिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो यल से प्राप्त होता है, यल द्वारा प्राप्त होता है। ये अक्षर कौन कौन से हैं, यानी यल से जो नियम प्राप्त होता है वही इतने में से किस में प्राप्त होता है? तो आप कहोगे ए में प्राप्त होता है और डी में प्राप्त होता है। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इससे जीरो से अलजेब्रा नहीं है। आप में से जिसको भी अलजेब्रा के बारे में जो लोग कहते हैं कि टफ होता है, तो यही समय है सीखने का। आइए देखते हैं तीसरा। किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 5 कैडेट हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेट की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? व्यक्तियों की संख्या के लिए यन प्रयोग करें। अच्छा बताओ, अगर हमारे पास यन व्यक्ति हैं तो हम 5-5 के कितने कैडेट बना सकते हैं? एक पंक्ति में 5 कैडेट, देख रहे हो आप, एक पंक्ति में 5 कैडेट है। तो एक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या अगर निकालनी हो तो अगर हमारे पास n व्यक्ति है तो हम कह सकते हैं n/5। तो n/5 का मतलब हुआ कि कितनी पंक्तियां बनेगी ये पता चल जाएगा अगर आपको पंक्ति बनानी है तो है। और अगर आपको यह बताना है कि कुल व्यक्ति कितने हैं, तो अगर हमको पंक्ति दिया हो, सपोज करो अगर हमको पंक्ति दिया हो n, सपोज करो, और तब हमको बताना है कि कुल कितने व्यक्ति हो गए, तो हम जान गए एक पंक्ति में 5 कैडेट है, तो कुल कैडेट की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो n पंक्ति है, तो हमारे पास कुल कितने जो है कुल कितने कैडेट बन जाएंगे? तो कुल कैडेट बन जाएंगे 5n, बन जाएंगे नहीं? फिर से समझिएगा, अगर व्यक्तियों की संख्या n है और पूछा जाए कि एक कैडेट में मतलब एक पंक्ति में कुल 5 कैडेट आते हैं तो हम कुल कितनी पंक्तियां बना सकते हैं? तो आप कहोगे n/5 पंक्ति बना सकते हैं, ठीक है। और मान लो अगर पंक्ति की संख्या n दे दिया जाए और पूछा जाए कुल कितने कैडेट बन जाएंगे, तो 5 × n कर दोगे तो कुल कैडेट की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से सवाल पढ़ता हूँ, देख लीजिए। दरअसल NCERT में क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन इसकी जो भाषा होती है वो सिविल लेवल की होती है, ध्यान रखिएगा।
आप देखे होंगे आईएएस की परीक्षा में अगर हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा जाए तो कितना टफ होता है, बस वही कहानी है। तो इसलिए सारी बातें इनकी स्पष्ट कम होती हैं, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी से शुरू किया कि हर बात आपको क्लियर होती चले। एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ सवाल को। किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो, मान लो n पंक्ति, मैंने कहा ना अगर मान लो n पंक्ति ज्ञात हो तो आपके पास कुल 5n बन जाएंगे। तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है, तो आपका ये 5n नियम बन गया। उसके बाद फिर कहा पंक्तियों के लिए n का प्रयोग कीजिए। अब अगर n पंक्ति है, देखो पंक्ति n है तो कुल कैडेट इतने बन जाएंगे 5n। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा में चलो। चौथा में लिखा है कि एक पेटी में 50 आम है, आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। एक पेटी में 50 आम, पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग करो। अच्छा बताओ, एक पेटी में अगर 50 आम है तो बी पेटी में कुल कितने आम होंगे, तो कुल आम कैसे निकाल सकते हैं आप। कुल आम अगर हमको चाहिए तो 50 का बी से गुणा करना पड़ेगा, आपका उत्तर हो जाएगा 50 बी, यानी हमारे पास कुल 50 आम है। जैसे बी की जगह मान लो 2 लिख दिया जाए, 2 मतलब 2 पेटी, तो अगर एक पेटी में 50 आम है तो 2 पेटी में कितना होगा, 100 आम होगा। तो कैसे पता चला, 50 का 2 से गुणा करना पड़ा, तो ऐसे ही 50 का बी से गुणा करना पड़ा, आपका 50 बी उत्तर आ गया। ये आपका चौथा सवाल था। पांचवा में लिखा है प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या के लिए यस का प्रयोग करिए। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सोचो, अगर हमारे पास कुल एस विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दिया गया है तो गुणा 5 करोगे तो कितना उत्तर बन गया आपका 5s। ध्यान रखोगे, 55 दिखने लगा है, हम एस ऐसे बना दे रहे हैं समझने के लिए, तो ये हो गया 5s, यानी कुल 5s पेंसिलों की जरूरत पड़ेगी। अगर एक बच्चे को 5 पेंसिल दिया जाए और कुल यस जो है बच्चे हैं तो कुल मिलाकर 5s पेंसिलों की जरूरत पड़ेगी। कितना छोटा है ना, समझने के लिए बहुत आसानी से। आइए छठवें सवाल पर बात करते हैं। छठवें में लिखा है एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। मिनटों को उड़ने के लिए आप टी का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा बताओ, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, तो टी मिनट में टी किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ। देखो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, तो टी मिनट में टी किलोमीटर। ये आपका उत्तर आ गया कि चिड़िया टी मिनट में टी किलोमीटर जाएगी। सातवां देखिए, राधा बिंदुओं को एक रंगोली बना रही है, बिंदुओं से, डॉट से। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना है। जैसे आकृति 11.5 में दिख रहा है, एक लड़की का फोटो दिख रहा है, उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु है, एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं और 8 पंक्तियों की रंगोली बनानी है, 8 पंक्तियों की, तो बताना है कितने बिंदु होंगे। अरे भाई, एक पंक्ति में 8 बिंदु है और कुल 8 पंक्तियां हैं, तो कुल मिला के कितने बिंदु हो गए, 8 हो गए। अच्छा जी, यदि 8 पंक्तियां हो, अब देखते जाओ, यदि 8 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे। 8, आर की जगह 8 लिख दोगे तो क्या बनेगा, 8 गुणा 8 बराबर 64 बन जाएंगे। फिर क्या करा, यदि 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे, आर की जगह 10 लिख दो, 8 गुणा 10 कर दो तो ये हो जाएगा 80। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो बीजीय व्यंजक की खासियत कि यहाँ पे हम अल्फाबेट को लेकर के सवाल बना दे रहे हैं और उस पर गिनती बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे गिनती आती जाएगी तैसे तैसे आपका उत्तर बनता जाता है। इतनी आसानी से आप अलजेब्रा सीख सकते हैं। आते हैं अब 8वें क्वेश्चन में। आठवां प्रश्न है आपका कि लीला राधा से छोटी है कि छोटी बहन है। लीला कक्षा 4, लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। मैं यही लिख लेता हूँ, 8वां है, तो ये हो गई राधा
ये हो गई लीला। तो लीला जो है राधा की छोटी बहन, ये छोटी है। कितनी छोटी है? राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु को x मान लीजिए। अगर राधा की आयु को हम x मान लेंगे और लीला उससे 4 साल छोटी है तो आप कैसे व्यक्त करोगे? x - 4 हो गया। सोचो आप, यानी विषय व्यंजकों के साथ में आपको प्रयोग करने की बात कर रहा है कि आप समझो। पहले आप याद करो, जब आयु वाले सवाल हम लोग करते हैं तो इसी तरह से लेते हैं ना। तो ये सीखने का कितना बढ़िया तरीका है कि पूरी कहानी लिखा कि लीला जो है राधा से 4 वर्ष छोटी है। अगर राधा को हम x कहें तो लीला को क्या कहेंगे? तो x - 4 कहेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन। 9वां में लिखा है कि माँ ने लड्डू बनाए हैं। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू बच गए। यदि माँ ने ये लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? भाई देखो, ये लड्डू तो उसने दे दिए हैं लोगों को और 5 लड्डू अभी और बचा है, तो कुल मिलाकर कुल कितने लड्डू बने रहे होंगे? l + 5 बने रहे होंगे। l + 5 लड्डू बने रहे होंगे। सोचो कितना सिंपल है ना, कि कुल कितने लड्डू बनाए उसने। जब उसने l लड्डू बांट दिए और 5 लड्डू अब भी बचा है तो कुल कितने लड्डू बनाए रहे होंगे? l + 5। 9वां सवाल हो गया। आइए 10वां के बारे में सोचें। संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उससे संतरों की 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं। यानी एक बड़ी पेटी में 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं और फिर भी 10 संतरे बच जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है? देखो, छोटी पेटी में अगर आप x संतरा लेते हो तो आपने देखा होगा कि जब बड़ी पेटी खोली जाती है तो 2 पेटियां भर जाती हैं। तो इसका मतलब 2 × x, x ही है, कौन संख्या लिया है? हाँ, x। तो इसका मतलब 2 × x पेटी 2 × x तो हो गया पेटियों के अंदर, और 10 संतरे अभी और बच गए हैं तो +10। यानी इसको हम कह सकते हैं 2x + 10। यानी एक बड़ी पेटी में 2x + 10 संतरे होते हैं। ठीक है, तभी तो बड़ी पेटी खोली गई तो दो पेटियां छोटी वाली भर गई और 10 संतरे और एक्स्ट्रा बच गए। तो ये आपका हो गया 10वां सवाल। अब आते हैं 11वां सवाल में। लिखा है तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए प्रतिरूपों को देखिए। ये वर्ग अलग अलग नहीं है। 2 संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ हो जाती है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। संकेत भी दिया गया है कि यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तीली को हटा दें तो आपको C का प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जरा सोचो, हम यहाँ वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, जो वर्ग बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है। तो अभी आप देख रहे हो इसमें 4 तीलियां लगी हैं। अगर हम दूसरा वर्ग देखें तो ऐसे बना हुआ है, तो इसमें कुल कितनी तीलियां लगी हैं बताओ? 4 ये हो गया और 3 ये हो गया, 7। अगर हम तीसरा वर्ग देखें जिसमें 3 वर्ग बनाने की कोशिश किया गया है तो ऐसे है ये। तो ये देखो 4 है पूरा, फिर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो वर्ग बनते जा रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। यानी अगर हम क्या जोड़ दें तो हमारा काम हो सकता है ना। अगर हम इसको 3n + 1 कर दें, 3n + 1, मैं 3n + 1 क्यों कह रहा हूँ? देखो, एक वर्ग था तो n की जगह 1 लिख दो, तो 3 1 के 3 और +1, 4 तीलियां लगेंगी। अगर हमको 2 वर्ग बनाना है तो n की जगह 2 लिख दो, तो 3 दूनी 6 और +1 7 लग गया। अगर हमको 3 वर्ग बनाना हो तो n की जगह 3 लिख दो, तो 3 तियां पे 9 और +1 10 बन जाएगा। आप देख रहे हो, अब जितने भी वर्ग बनाना चाहो उतने आप n की जगह वैल्यू रख दो और आपका ये इक्वेशन कंप्लीट होता चला जाएगा। बात क्लियर हो रही है? यही बीजगणित है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा सामान्य नियम बना दिया जाता है जो सभी के ऊपर लागू हो जाता है। इसके लिए कहीं एक नहीं बनाना है। अभी मान लो हमको कराना है कि भाई हमको 10 वर्ग इसी तरह से बनाना है, तो कुल कितने तीलियां लग जाएंगी?
आप यहाँ 10 लिख दो, 10 तियाँ 30 और प्लस 1, 31 तीलियाँ लगेंगी। 31 तीलियाँ अगर हमारे पास हो तो हम ऐसे बड़ा करके 10 वर्ग बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छी बात है, ये सवाल बहुत मज़ेदार है। अब चलिए बी में दिया है 11.7 में त्रिभुज बनाया गया है। अब त्रिभुज के लिए भी इसी तरह का नियम बनाना है, और बनाते हैं। एक त्रिभुज देखो ऐसे बना हुआ है, तो इसमें 3 तीलियाँ लगी। अब अगर हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं तो ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, और उसके बाद ऐसे। अब देखो तीसरा में तो 3 त्रिभुज बने हैं, देखो ऐसे, एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, फिर ऐसे करके एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, फिर ऐसे करके एक त्रिभुज ऐसे बना दिया। तो इनकी तीलियों की संख्या को ध्यान से देखो, 3 हो गया, ये 3 4 5 हो गया, ये कितना है 3, 3 के बाद 4 5 6 7, 7 हो गया। अब अगर इसको हम नियम के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2n + 1। देखो 2n + 1 अगर इसका नियम बनाया जाए तो अब हम देख सकते हैं कि बहुत आराम से, चाहे जितने हम त्रिभुज बनाते जाएं, बहुत आसानी से हम इनकी तीलियों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? देखो अगर हमें एक जो है त्रिभुज बनाना है तो यहाँ 1 लिख दो, 1 दूना में 2 + 1 3 हो जाएगा। ये 5 बना है, यानी 2 त्रिभुज है तो यहाँ 2 लिख दो, तो 2 दूना में 4 और प्लस 1, 5 तीलियाँ लग गई। यहाँ पे देखो 3 त्रिभुज बना हुआ है तो यहाँ 3 लिख दो, 3 दूनों में 6 और प्लस 1, 7 हो जाएगा। अब अगर टेट और सुपर टेट वाले विद्यार्थी ध्यान से देखें तो ऐसे सवाल वहाँ पर बन चुके हैं। सोचो ये कक्षा 6 का था। एक्सरसाइज 11.1, इसमें अलजेब्रा के बेसिक नियमों का उल्लेख किया गया कि कैसे यहाँ पर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।